मेरे लाइफ कोच, मेंटोर और इस शहर में मेरे सबसे बड़े सपोर्टर ने मुझे बोला कि मैं इनका पॉडकास्ट करूं। वेलकम दिपेश। आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल तो नहीं मिल पाया। मैंने पढ़ा कि आपने थिएटर बुलाया क्यों सर? आपको क्या लगता है कहाँ से मिला आपको ये अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर? सेंस ऑफ ह्यूमर जी सर, ये तो पता ही नहीं कहाँ से आया, पता नहीं। आपने कभी पता करने की कोशिश? जब एक आदमी पीता है तो जो रोमांच आता है ना, आप रोमांच की बात कर रहे हो ना, ये हैंगओवर की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, वो हैंगओवर सुबह आता है, रोमांच आ चुका होता है। असर रहा मेरा हरिवंश राय बच्चन का, मधुशाला का। और असर भी मेरे पे भी ये हो रहा है कि पॉडकास्ट के बाद हम भी मधुशाला ही चलते हैं। मैं उतना पीता नहीं हूँ सर। सर देखिए, ये आपका सुनकर मेरे अंदर भी कुछ 4 लाइनें आ रही हैं, पर वो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। वो पीने वो के आप बाद चलिए मैं आपको वापस सुनाता हूँ। वो सुनने के बाद आप डेफिनेटली आपका मन करेगा। तेरी साकी बाला प्रियवर डोलेगी मत वालों को, फिर नशीली निशा जगेगी, फिर सजेगी मधुशाला। हेलो नमस्कार, मैं अरुण कुमार, मेरे लाइफ कोच, मेंटोर और इस शहर में मेरे सबसे बड़े सपोर्टर ने मुझे बोला कि मैं इनका पॉडकास्ट करूं। वेलकम दिपेश। थैंक यू सर। सर आपके फादर डॉक्टर हैं जी। तो एक डॉक्टर के घर पे राइटर बनना, ये रिबेलियन था या एक्सीडेंट? नहीं, रिबेलियन नहीं था, मतलब एक्सीडेंट ही कहोगे। मतलब ऐसा था कि मतलब ऐसा कोई रोक टोक नहीं रही कभी भी। मतलब हमारा जो मतलब फैमिली में काफ़ी लोग मतलब डिफेंस बैकग्राउंड में है जनरली, हरियाणा में और आई थिंक शायद पंजाब में, मतलब जनरली काफ़ी होता है जो फौज में बहुत लोग होते हैं। तो पहला मतलब एक पहला वो तो मोटिवेशन तो यही रहता है कि अरे जल्दी से 10th 12th या जिस भी लेवल पे आप फौज में घुसना चाहते हैं तो वो ख़त्म करो, और एटलीस्ट ये ऐसी नौकरी जो सबको पता है। तो मैंने भी दिए थे, एक एग्ज़ाम दिया था, वो नहीं हुआ। कौन सा? और वो एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम था, एयरफोर्स या नेवी का एग्ज़ाम था। और पहली बात एक मैं जाना भी नहीं चाहता था वहाँ पे, तो ये तो सच भी है। बट तो ऐसा कोई बिना तैयारी के, बस क्योंकि ये है कि एक अटेम्प्ट तो फैमिली को भी दिखे कि मैं कर रहा हूँ उस तरफ, तो वो किया था मैंने। अंदर से तो कहीं नहीं थी वो चीज़। और मैं तो बट लिखना मेरा बहुत पहले से हो गया था। तो नहीं, लिखने पे तो आते हैं सर, उससे पहले कि आपकी जर्नी जानने में बड़ा इंटरेस्ट है हमें। जी। तो ये जो जर्नलिज्म की आप पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जो आप जर्नलिस्ट बन के जो रिपोर्टिंग करना चाहते थे, वो आपको किसी जंग में ही जाके रिपोर्टिंग करनी थी या आम लोगों के बीच में शहर में भी रह के आप रिपोर्टिंग करने का सोच रहे थे? नहीं, मैं फ्रेंकली बताऊं तो जर्नलिज्म पढ़ने का मेरा रीज़न बेसिकली क्या था कि मुझे थोड़ा सा दुनिया समाज समझनी थी। मतलब ये है कि हाँ, अगर कुछ कहीं फिल्मों और उसका रुझान जो था वो था ही, और ऐसा कोई सीधा रास्ता अभी समझ में आता नहीं था, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ तो हमारे आसपास दुनिया में बैकग्राउंड में आप इस तरह कोई एग्जाम्पल देखते ही नहीं है कि कोई फिल्म इंडस्ट्री और इसमें है। और मुझे भी वो इमेजिनेशन नहीं था कि मतलब मैं उधर कहीं पहुँचूंगा या जाऊँगा। बट ये था कि अंदर से बस कुछ आ रहा था कि चलो करते हैं। तो फिर लगा कि जर्नलिज्म एक है। एक तो क्या है कि मेरा जिस तरह का पढ़ाई रहा है, मतलब माँ बाप ने तो अच्छे स्कूल में ही भेजा, बट लेकिन क्या है कि मतलब हम पढ़ने में थोड़ा सा ख्याल, टीचर पढ़ाई हम खो जाते थे ख्यालों में, तो वैसा रहा नहीं है कि मतलब पढ़ाई ढंग से हुई नहीं है, की नहीं है। तो फिर बहुत बात समझ में आया कि वो थोड़ी ज़रूरी थी। तो इसलिए क्या है, जो जीवन जो पढ़ाई करके समझा जाता है वो समझा नहीं, कल्पनाओं में ज़्यादा थे। तो फिर बाद में बहुत समझ में आया कि यार थोड़ा सा अगर ज़िंदगी में आगे जाना है, या फिर कुछ जैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे फिल्म मेकर बनना है या फिर मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी, और थोड़ा दुनिया समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार तो जर्नलिज्म बेस्ट मुझे लगता है कि ऑप्शन है। पढ़ने से मुझे ख्याल आया कि कल मैं आपके बारे में इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ते हुए सोच रहा था कि आपको मैं पूछूं कि आपको बचपन से ही किताबों का शौक रहा है? जी, किताबों का शौक हमेशा रहा है जी। तो ये शौक मतलब आपको कोई ऐसा साथी मिल गया जिसने आपको अपनी पढ़ी हुई किताबें दे दी, या फिर आपने खुद किताबें खरीदी? और हमें एक टीचर मिल गया, मेरा दोस्त भी था अमित ओलान जी। तो वो मुझसे भी पहले बचपन से वो किताबें पढ़ रहा था, तो हमारी दोस्ती हुई मतलब स्कूल में। ये मैं जानना चाहता हूँ वो इस समय कहाँ है? वो अभी वैसे तो जगह बदलता रहता, मैं भी सोच रहा हूँ अभी कहाँ है, लेकिन बात बहुत होती है उससे। बट वो मैं इसमें वो रोहतक में है या वो दिल्ली में है, तो अभी वो दिल्ली में है। और वो एक अच्छा लेखक है, उसकी 2-3 किताबें छप चुकी हैं।
तो कमाल का लेखक है। नहीं, एक्चुअली हमारे भी एक दोस्त हैं, तो उनको भी किताबों का बहुत शौक था। वो इतना शौक उनका बढ़ गया कि वो एक दिन किताबों की दुकान पर ही लग गए। तो मैं इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं कि ये कहीं करियर में निकले हैं या अभी भी किताबें ही पढ़ रहे हैं? नहीं, किताबें तो पढ़ता ही रहता है, और 2 किताबें लिख चुका है, और जीवन बहुत अच्छा कर रहा है, और आगे भी करेगा वो। और मुझे तो बहुत खुशी होती है उसको देख के। जी, ये दिल्ली में आप एग्जैक्टली कहाँ पे पढ़े हैं? आप किस कॉलेज में? मैं दिल्ली में नहीं पढ़ा, मैं सोनीपत में पढ़ा हूँ। अच्छा, सोनीपत में ही आपकी पढ़ाई हुई है। तो कौन से कॉलेज में आप पढ़े हैं? मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा हूँ, सोनीपत का जो हिंदू कॉलेज है। और तो मेरी मतलब ग्रेजुएशन तक हिंदू कॉलेज मतलब सोनीपत में ही हुई है। तो कौन से साल की बात है ये? ये 2006 के आसपास, 2003 से 6 मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। 2006 6 2006। आपको पता 2006 में धूम मूवी भी आई थी? हाँ सर। तो आपने भी जैसे बाइक रखी हुई थी उन दिनों में कॉलेज जाने के लिए? मुझे चलानी भी नहीं आती थी उस समय। तो आपने मतलब वो धूम का कभी वो हॉर्न लगा के ऐसे करके आप कभी कॉलेज नहीं गए? नहीं सर, मैं उस तरह का माहौल में था नहीं, और मुझे कभी लगा भी नहीं वो करना चाहिए मुझे। उस तरह का तो अंदर से फीलिंग नहीं आती थी वाली। ओके। मुझे हरियाणा में बहुत दिख जाएंगे आपको इस तरह की बाइक, बट हाँ। तो जर्नलिज्म में आपने आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल तो नहीं मिल पाया, बट जितना भी मुझे मिला, मैंने पढ़ा कि आपने थिएटर बुलाया क्यों सर? सब बुलाया इसीलिए है क्योंकि मटेरियल मिल बोला कि लास्ट के 1 साल में आपने ठीक से काम किया है, उसी ने शायद यहाँ बिठा दिया। तो उससे पहले तो लफंडरगिरी चल रही थी। बट आप हमें बताइए सर कि आपका थिएटर आपकी लाइफ में कैसे जुड़ा? सर थिएटर में ऐसे जुड़ा क्योंकि वही फिल्म मेकिंग और ये थोड़ा थोड़ा समझ में मतलब वो कीड़ा जागने लगा था। लिखता मैं पहले से था, जैसे मैंने बताया। फिर मुझे लगा कि अगर उस फिल्मी दुनिया और उसमें जो जाना है, तो मुझे फिर एक ही रास्ता दिखा कि थिएटर वेटर करते हैं। कॉलेज में थोड़ा बहुत करने लगा था, मतलब थोड़ा सा क्या है कि आप लिखते हो तो आप उसी माहौल में रहते हो, थोड़ा सा आर्ट के माहौल में। तो फिर वहाँ थिएटर करना शुरू किया। फिर वहाँ मुझे मेरे एक प्रोफेसर थे, तो उनकी कोई दोस्त थी NSD में। तो मैंने उनको अपनी इच्छा जाहिर की, सर मुझे लगता है कि थिएटर वेटर करके समझना है पहले तो, फिल्म दुनिया में जाने से पहले मतलब एक एक स्टेप क्रॉस करना है पहले, तो वही दुनिया थोड़ी समझ में आए। तो अभी तो हम स्कूल कॉलेज में कर रहे थे, तो वो तो जिस तरह का होता है जैसा होता है। तो उन्होंने मुझे अपनी उन दोस्त के पास भेजा जो NSD में छात्र थी उस समय। तो आप चाहे तो उनका नाम बता सकते हैं। मुझे अभी मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, उनका अभी नाम नहीं पता जो NSD में थी। और सर कई बार किताबें पढ़ते पढ़ते ना आदमी एक इमेजिनेशन में भी एक कोई शख्स अपनी मोटिवेशन के लिए भी, मैंने सुना है ऐसा, कि क्रिएट कर लेता है। तो आप श्योर है ना कि ये एग्जिस्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जर्नी वहाँ शुरू है। अगर वो वहाँ नहीं भेजते, अच्छा, तो फिर NSD में मैं उनसे मिला, तो फिर उन्होंने मुझे NSD के एक मतलब NSD का पूरा ग्रुप था, मतलब वो NSD में नहीं थे, मतलब NSD से ही पास आउट बहुत सारे लोग थे, और कुछ सीनियर एक डायरेक्टर भी थे, VK शर्मा, उनके साथ मैंने काम किया। तो उनका एक ग्रुप था खिलौना थिएटर ग्रुप, जिसमें NSD के काफ़ी लोग थे, और जो मंडी हाउस में जो काम करते थे थिएटर आर्टिस्ट थे। और तो वहाँ पे मैं उनके साथ उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, तो उनके साथ फिर मैंने कुछ 1 साल 1.5 साल में भी 1 साल थिएटर किया। तो सोनीपत से दिल्ली लगातार आना, हाँ, रेगुलर बेसिस पे आप आते हाँ, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब वो मुझे दिल्ली से, मैं रात को जब लेट होता था तो मुझे पिक करके घर लेके जाते थे। तो आज आपकी ये सक्सेस देखकर मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को बिल्कुल महसूस होती होगी। हाँ बिल्कुल होती होगी, जबकि वो देख पा रहे होंगे कि मतलब इसमें कोई फ्यूचर तो उसका है नहीं, फिर भी वो रात को 11 बजे, कभी कभी तो 12 बजे, और मतलब हरियाणा में उस समय तो मतलब ये है कि मतलब हमारे गाँव में तो मेरे ख्याल से 8, 9, 10 बजे मैक्सिमम सो ही जाते होंगे लोग, 8, 9 बजे। और मतलब बहुत सन्नाटा होता है जब हम पहुँचते थे। तो नहीं वो, और मतलब जब जहाँ उनको उम्मीद भी ना दिख रही हो, बट ये है कि अच्छा मुझे खुशी है उस चीज़ से, तो बस उसके लिए वो कर रहे हैं। तो जब आपने अपने सर घर वालों को बताया कि मैं ऐसे, मतलब छोटे शहरों में लोग फिल्म लाइन में जाना यही देखते हैं, ठीक है, आप उनको बोलते हो कि मुंबई जाना है, तो उनका बस सिंपल यही मतलब होता है, अच्छा मतलब फिल्मा
जाना है और हीरो बनना है, तो आपने उनको कैसे मतलब कन्विंस किया कि नहीं आप हीरो बनने ही नहीं जाने वाले, चाहे मेरी पर्सनैलिटी है बट फिर भी तो मैं पर्सनालिटी तो थी मेरी। तो आपने फिर देख ही रहे आप मेरा। कैसे कन्विंस किया सर उनको आपने? घर वालों को, किसको? नहीं घर वालों को, गांव वालों को कौन कन्विंस करता है? नहीं वो भी करना पड़ सकता है। नहीं तो सच में कुछ कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब घर में उतना खुला माहौल था, मतलब मतलब पिता, मतलब ऐसा उनको लगा कि ठीक है मुझे जो करना है, मैंने पहले ये फैसला लिया कि मुझे ये जर्नलिज्म करना है। और पहले उनको यही लगा बेसिकली तो कि मुझे जर्नलिज्म करना है, तो और फिर जर्नलिज्म में गया भी, तो उनको फिर थोड़ा सा लगा, थोड़ा सांत्वना सी हुई, हाँ चलो ठीक है कर लेगा। अब मैंने उनको ऐसे नहीं बताया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे लगा कि मुझे हाँ लिखाई पढ़ाई में कुछ करना है, मैं जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। उन्होंने पूछा भी नहीं ये कि अच्छा जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट बनोगे क्या, उन्होंने शायद अंदाजा लगा लिया होगा जर्नलिस्ट पढ़ने जा रहा है तो मतलब वही जी तो वही बनना होगा जी। तो फिर वहाँ तो बस कुछ सच में कुछ कन्विंस करने की जरूरत पड़ी नहीं। मतलब मैं लकी हूँ मतलब इस मामले में, मतलब ऐसा कभी माता पिता की तरफ से या परिवार की तरफ से कभी कोई बाधा नहीं रही। मतलब उन्होंने आज तक कोई सवाल भी नहीं पूछा कि ये क्यों, मतलब ऐसा वाला है। आपने इंडिया को एक बहुत फेमस स्केच सीरीज दी है रवीश की रिपोर्ट। जी जी। तो ये जो आपके जर्नलिज्म के दिन थे, ये उन्हीं दिनों का गुस्सा निकाला आपने या वाकई में आप चाहते थे कि कुछ इस पे फनी टेक आप लें? नहीं गुस्सा नहीं, एक तो रवीश के मैं तो फैन था ही, क्योंकि जर्नलिज्म में नजर रहती थी। टीवीएफ में जब आया तो वो कैरेक्टर टीवीएफ में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, बट वो अर्नब विद यू एक प्रॉपर्टी था टीवीएफ में, तो उसमें रवीश का एक छोटा सा कैरेक्टर उसमें आया था, तो जो शिवांकित ने ही प्ले किया था। तो जब मैं टीवीएफ में आया और जब टीवीएफ में सब बात चल रही थी तो मेरी और शिवांकित से हमारी मुलाकात हुई, तो शिवांकित ने बोला, मेरा शायद जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था, वो देखते हुए जैसे कि यार वो लिखोगे आप? तो मैं बोला बढ़िया, मतलब ये तो मैं इस तरह का तो मैं मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देता। तो बस फिर वहीं से शुरू हो गया। तो फिर मैं लिखता था एक ड्राफ्ट, और फिर मैं शिवांकित और हम बैठते थे और फिर हम बेसिकली रवीश की आवाज़ में फिर हम पूरा वो पढ़ते थे। अच्छा। तो और फिर हमें वहाँ समझ में आता था कि रवीश की आवाज़ में या उसकी टोन में कौन सा जोक लैंड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो फिर हम उन चीज़ों को कुछ उसमें हटाते थे, कुछ में नया जोड़ते थे। तो फिर इस तरह से करके फिर हमारी स्क्रिप्ट फाइनल होती थी, फिर हम उसको शूट करते थे। और ये था क्योंकि मैं भी रवीश का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और शिवांकित भी। आप सर ये बताइए कि आप कॉमेडी लिखने के वक्त आपकी सबसे ज्यादा, सर आपका देखिए जी आप बिल्कुल नहीं बजट कम है आपका, कब थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा स्टाइलिश होते हैं। अरे सर आप आए हैं तो चाय भी बनी है पानी था और होती भी छोटी बोतल है सर, आपने ये भी इसमें भी सस्ता निपटा रखा है सर। मतलब ये ऐसा, ये बोतल देखो, ये बोतल है ये सर मैं कह रहा हूँ सब कुछ अच्छा रहे, अगली बार आपके लिए बहुत ब्रांडेड बोतल रख देंगे अगर फिर से हमने किया साथ तो। अच्छा ये आपका पहला अटेम्प्ट है क्या? मेरे साथ मैं आया क्यों यार, किसका फोन आया था? ड्यूरिन आई थी कोई। सर आप फ्लैशी बातें की, बड़ी बातें की, मुझे लगा अच्छा कुछ होगा। यहाँ कहा आप किससे सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है ही है, जो आपकी बातों से भी पता लग रहा है और आपकी राइटिंग में तो हमने देखा ही है। आपको क्या लगता है कहाँ से मिला आपको ये अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर? आपने जो कॉलेज के दिनों में या थिएटर के दिनों में कोई आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे आपको लगा कि यार मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या आपको लगता है यार ये ओवर द टाइम एक प्रोसेस होता है जो आपका इम्प्रूव होता रहता है? सेंस ऑफ ह्यूमर जी सर ये तो पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं पता। आपने कभी पता लगाने की कोशिश कुछ चीज़ों का सर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो आज तक इस तरह मतलब क्या है कि हम तो ऐसे माहौल में मेरे किसी ने सवाल में पूछा तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये तो हमें आज तक किसी ने बोला भी नहीं। मतलब हाँ ठीक है, मतलब बात की कुछ टाइम में बोला होगा, बट मतलब जब ये समझ में आने वाली जो बात कर रहे हैं उस समय तो हमें पता भी नहीं था कुछ है। तो आपको क्या लगता है कॉमेडी लिखने के वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ की होती है आपको? मतलब अगर किसी को कॉमेडी लिखना है या ड्रामा लिखना है
तो वो कैसे इसकी एक पिच तैयार करे, क्या तो thought अलग process सवाल होना है, चाहिए? कौन से का जवाब आप जिसका आप कॉमेडी से शुरुआत करके ड्रामा पे आ जाइए। नहीं मतलब कॉमेडी के लिए तो सर क्या है कि हो सकता है सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूरत हो, मतलब एक जोक की अंडरस्टैंडिंग, समझ, टाइमिंग की समझ। सर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं जो भी हल्का फुल्का एक्टिंग करता हूँ, मुझे लगता है वो मुझे हेल्प करती है। मुझे वो एग्जैक्ट किस मोमेंट पे या किस लाइन के बाद जोक पढ़ना चाहिए, वो शायद, अगर मेरी एक्टिंग से कॉमेडी कितनी आती है मुझे नहीं पता, बट लेकिन वो मुझे समझ में आता है कि यार ये बोल के वो जोक लैंड करता है, तो मुझे वो राइटिंग में भी हेल्प करता है, या फिर पता नहीं वो राइटिंग से मेरी एक्टिंग में हेल्प करता है, बट वो दोनों काम करते हैं मेरे साथ। अब क्योंकि एक्टिंग जब आप करते हो तो आप एक सर्टेन तरीके से ब्रीथ लेते हो, या आप जिस तरह से परफॉर्म करते हो, तो हो सकता है कि वो मुझे लिखने में हेल्प किया हो। मुझे ऐसा लगता है पहले शायद, अब मैं एक्टिंग मेरी कभी बाद में आई हूँ, लेकिन मेरे अंदर जहन में तो वो बोलने का तरीका वही होगा। तो मुझे लगता है कि वो काम करते हैं, इस ऐसे एक लाइन होगी और उसके बाद ये पढ़ेगा तो शायद बेटर होगा। तो वो मुझे लगता है कि राइट, मतलब शायद एक वो मेरे काम आती है राइटिंग में। बाकी दूसरा मुझे लगता है कि शायद सेटअप सोचना, एक सेटअप, और फिर सेटअप के बाद क्या लाइन आनी चाहिए, मुझे, मैं यही कह नहीं सकता सर, मतलब ये कैसे, मतलब ये बस अंदर से आती है, मुझे लगता है ये यहाँ पे लैंड करेगी, कर जाती है, मतलब बहुत विज्ञान मुझे इसका नहीं पता। मैं ये पूछ रहा था कि आपने जैसे जर्नलिज्म की अपनी पढ़ाई की और उसके बाद में आपने थिएटर किया, तो थिएटर करने के बाद से आपको लगा कि आपकी राइटिंग में अलग इम्प्रूवमेंट हुई है या आपकी समझ और बेहतर हुई है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। और थिएटर में ये सोच के गया भी नहीं था। थिएटर में गया था कि मुझे बहुत अंदर से धीरे धीरे फीलिंग समझ में आने लगी थी कि मुझे शायद मेकिंग करनी है। अच्छा। हालांकि मैं उस समय फिल्म्स या स्टोरीज नहीं लिख रहा था, उस समय मैं गाने लिख रहा था। अच्छा। हाँ, मैं पहले कविता ही लिखता था। कविता लिखते लिखते मुझे समझ में आया कि गाने ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मैं गाने वाने लिख रहा था। धीरे धीरे लगा कि फिल्म मेकिंग और इसमें कुछ रुझान है, पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, तो समझ में आया कि चलो थिएटर करते हैं, ताकि वो उसकी बैकग्राउंड और बेसिक समझ में आएगा थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे। तो तब मैं दिल्ली आया, तो मैं केवल उस नज़रिए से आया था कि मुझे समझ में आए ये मेकिंग की दुनिया। मैं फिर भी मतलब बहुत दूर था उस चीज़ से, मतलब थिएटर और वो फिल्म मेकिंग बहुत अलग है, बट मेरा जो ध्यान था बेसिकली वो राइटिंग से, तो मतलब वो तो अप्रोच ही नहीं था उधर। वो ये था कि काम कैसे हो रहा है, परफॉर्मेंसेस कैसे हो रही है, डायरेक्टर कैसे अप्रोच ले रहा है ना, चाहे वो स्टेज पे ही हो रहा है, बट वो डायरेक्शन कैसे हो रहा है ना, वो स्क्रिप्ट तो उसमें एक इन्वॉल्व है ही, कि मतलब लोग जोक कैसे ले रहे हैं, सिचुएशन कैसे चल रही है। तो एक बेसिक समझ के लिए वो मुझे लगता है कि मैं उधर आया था। फिर मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि नहीं, अब ये 1-1.5 साल बाद ही कि ये हो गया, इसके बाद मुझे अभी थोड़ा टेक्निकल पढ़ाई की ज़रूरत है। और मुझे इस साथ ये भी रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे शायद दुनिया समझ में ज़्यादा आती नहीं है, मतलब मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एहसास हुआ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जर्नलिज्म इज़ द मतलब बेस्ट थिंग। तो फिर मैंने जर्नलिज्म किया, और मैंने बहुत पढ़ाई की, जर्नलिज्म, बहुत किताबें पढ़ी। किस तरह की किताबें आपने पढ़ी हैं? बहुत हर तरह की, मतलब थोड़ा बताना चाहें तो आप कुछ किताबों नहीं, मतलब का। लिटरेचर बहुत पढ़ा मैंने, इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ी, पॉलिटिक्स बहुत पढ़ी, और रैंडम किताबें, मतलब ग्लोबलाइजेशन और इस तरह का दुनियादारी, ये सब बहुत पढ़ा। और उससे भी बड़ी चीज़, मतलब जो हमारी पढ़ाई है, मैंने फिल्में बहुत देखी। अच्छा। मैं वर्ल्ड सिनेमा से मतलब रूबरू हुआ। हमारी प्रोफेसर रही हैं देवेंद्र कौर उप्पल, जिनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो उन्होंने मतलब सिनेमा से रूबरू कराया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मतलब फ्रेंच सिनेमा और रशियन सिनेमा और जापान का सिनेमा, तो वो जब देखा तो फिर खासकर ईरानियन सिनेमा, तो मेरा ऐसा दिमाग भरना आ गया, मतलब अरे ये है। और फिर तुरंत क्लिक हो गया एग्जैक्टली अब यहीं जाना है। जर्नलिज्म में भी जब था तो ये लग रहा था कि जर्नलिज्म में जा सकता हूँ, क्योंकि रास्ता दिख नहीं रहा था। मुंबई, मतलब मैं हरियाणा में हूँ, तो वहाँ से मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से फिर मैं भोपाल पहुँचा हूँ। अब मुझे लगा शायद आधा रास्ता कवर हो गया, शायद जा सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे फिर मुझे जब मैं कर रहा था तो वहाँ शॉर्ट फिल्म बनाने का मौका मिला, लिखने विखने का, पढ़ाई करने का बहुत मौका मिला, मतलब दिमाग बहुत खुल गया वहाँ पर। जब आप ये इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे थे, तो उन दिनों में आपने
कांति शाह के सिनेमा को भी आपने नहीं सर, थोड़ा सा रूबरू हुए आप उसके साथ? नहीं आपको पता है कांति शाह जी कौन है? हाँ, कांति शाह के अंगूर। तो इसका मतलब आपने सिनेमा तो देख रखा है। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छी बात। सर देखिए, आपको हर तरह का एक्सपीरियंसेस होना बड़ा जरूरी है ये। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी कहानियों में जो एक सबसे ज्यादा एक इमोशनल डेप्थ है, हाँ वो शायद आपको। हाँ सर, जीवन तो जानना बहुत जरूरी है सर, जी, इसलिए मैं जी, जर्नलिज्म में गया था। जी। आप मुंबई में आए और आपने सुधीर मिश्रा जी के साथ में ज्वाइन किया। जी जी जी। तो थोड़ा उनके उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। सर वो कैसा तो रहा? मेरा कमाल का अनुभव रहा है। मतलब वो स्कूल ऑफ सिनेमा है। मतलब उनके साथ तो मतलब वही है कि मतलब वो तो उनको तो सेट पे देख कर ही आप बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब वो कुछ सिखाते नहीं है आपको। मतलब वो वैसा वाला है उनके साथ कि मतलब वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अरे अभी शेड्यूल बना लो या अभी कि कॉस्ट्यूम का देख लो या वो देख लो। और मैं तो जब उनके साथ किया तो मेरी वो पहली फिल्म ही थी। कौन सी फिल्म थी ये? इनकार। अच्छा। अर्जुन रामपाल, चित्रांगदा सिंह। तो उससे पहले मैं एडवर्टाइजिंग में गजराज राव सर के साथ मैंने थोड़ा सा काम किया था और कुछ दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। तो उसके बाद मुझे फिल्मों में ही आना था। तो मुझे वो कुछ मैं 1.5 साल से उनसे बात कर रहा था लगातार। फ़ोन पे एक नंबर मिल गया था, मेरे एक सीनियर ने दे दिया था भोपाल में। और मैंने हज़ारों ख्वाहिशें उनकी देखी थी, तो मुझे लगा था इन्हीं के साथ काम करना है। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैं लगातार 1.5 साल लगातार उनको कॉल करता रहा। उन्होंने बोला कि अरे अभी शुरू नहीं हो रहा है तो 3 महीने बाद कॉल करो। 3 महीने बाद किया। फिर बोला कि 6 महीने बाद को 6 महीने बाद किया। तो 1.5 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया। और बुलाया तो फिर वही मतलब वो अब मैं क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो मैं जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई मुझे सिखा दे, कोई सिखाए, तो वो वैसा वाला नहीं था उनके साथ जी। अब वो मान के चल रहे हो कि मैं बहुत ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हूँ या तो ऐसा तो वहाँ पे क्या है कि उनके साथ या तो कुछ एक दो सीनियर हैं, जैसे एक उदय थे वहाँ पर, तो वो उनके एसोसिएट थे। तो वो क्यों सुधीर सर के साथ हमेशा रहते थे तो उनसे बहुत समझ में आ जाता था कि अरे अब हमको ये चाहिए, अब हमको ये करना है, आपको वो करना है। और मैंने पहले वो चीज़ें छोटे लेवल पे की हुई थी, शॉर्ट फिल्म लेवल पे, फिल्म लेवल पे नहीं की हुई थी। तो वो अपने आप करना पड़ता है, शेड्यूलिंग या जो भी है, मतलब कॉस्ट्यूम का आप डेक बना रहे हो या फिर आप कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी कर रहे हो या कंटिन्यूटी आप कर रहे हो, एक्शन कंटिन्यूटी, स्क्रिप्ट सुपरवाइजिंग, जो भी कर रहे हो आप, तो वो आपको अपने आप ही करना पड़ता है झक मार के। आपको बेसिक नॉलेज तो आप खैर लेके आते हो। तो मतलब वो ग्रूमिंग बहुत तेज जल्दी हुआ। मतलब ऐसा होता है कि मतलब कोई सिखा रहा होता और ये होता है तो क्या है कि वो पता नहीं, वो शायद आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे अब अच्छा ये मैंने सीखा है, अभी मुझे बाहर से कुछ और सामने वाला कुछ और सिखाएगा, कुछ और सिखाएगा। लेकिन जब आपको पता ही है कुछ है, यही करना है, ऐसे ही करना है, मतलब आपको ही करना है फिगर आउट, तो आप फिगर आउट बहुत ज़्यादा करते हो। तो फिल्म मेकिंग बहुत समझ में आई एक तो उनके साथ उस तरह से। बाकी उनको सेट पे देख के आप बहुत सीखते हो। मतलब आप एक तो वो राइटिंग की अहमियत मुझे वहाँ बहुत समझ में आई कि मतलब राइटिंग ही सब कुछ है। तो वो एक एग्जांपल वो देते थे हमेशा। वो मैंने उनसे सुना था कि मतलब वो हमेशा बताते थे कि मतलब एक डायरेक्टर को एक या राइटर को रेडी रहना चाहिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स के साथ। प्रोड्यूसर कहे कि अब जाओ कि सर मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, बोला अरे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो कुछ हम वैसा ढूंढ रहे हैं, बोले अरे सर ये भी है हमारे पास। तो वो बोले कि हाँ यार ये भी अच्छी है यार, बट मैं कुछ थोड़ा सा इससे अलग, कुछ थोड़ा सा वो है, हाँ सर ये भी है मेरे पास। तो बोला हाँ ये भी अच्छी है और थोड़ा सा कुछ वो सर ये भी है मेरे पास, और डन। तो वो था उनका कि तो राइटिंग की समझ में आया। उनको देखता भी था, हमेशा राइटिंग करते रहते थे। हम उनके घर भी जाते थे तो वो राइटिंग ही कर रहे हैं। और सबसे अच्छा सौभाग्य मुझे मिला, मतलब मैं काफ़ी लकी मानूंगा, मैं उस कमरे में होता था जिस कमरे में बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, मतलब जिनको मैं एस्पायर करता रहा हूँ। मतलब उनके आसपास जब नरेशंस होती थी तो काफ़ी बड़े बड़े फिल्म मेकर वहाँ आते थे, तो उनको उस छोटे से कमरे में उनको देखना, उनको विटनेस करना, उनके फीडबैक सुनना, सुधीर सर की स्क्रिप्ट पे सुधीर सर के फीडबैक सुनना, सुधीर सर को स्क्रिप्ट नरेट करते हुए सुनना, स्क्रिप्ट पे लगातार बात होना, किसी एक टॉपिक पे घंटों बात होना। अब उस रूम में मतलब आप इमेजिन करिए सुधीर मिश्रा बैठे हुए हैं, उस रूम में अनुराग कश्यप बैठे हुए हैं, उस रूम में निखिल अडवाणी बैठे हुए हैं, उस रूम में सौरभ शुक्ला बैठे हुए हैं। तो मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, मतलब और उस छोटे से रूम में आप देख रहे हो तो और स्क्रिप्ट पे बात हो रही है। तो मुझे लगता है मेरा तो थोड़ा सौभाग्य वही था कि मैं उस रूम में था, सुधीर सर ने मुझे वो अलाउ कर रखा था। मैं भी शायद उनका कोई वैसे अलाउड होता वैसा, बट मुझे वो मौका मिला कि मैं वहाँ था। तो वहाँ स्क्रिप्ट की अहमियत बहुत समझ में आई। तो इसलिए सबसे पहले
लगा कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पे अपनी तैयारी पक्की करनी है। फिर उनको सेट पे देख के मैं बहुत कुछ सीखता था। मतलब एक सीन, एक तो सेट पे भी वो लिखते ही रहते थे, राइटिंग लगातार सीन से पहले, मतलब शूट होने से पहले सीन में कुछ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और कई बार देखता था जो सीन है तो काफी उल्टा हो गया है, काफी बदल गया है। कभी कभी तो ये होता था कि सीन का मोटिवेशन या उसका जो ट्रीटमेंट है कुछ अलग है, एक रैंडम बात चल रही है। मतलब एक सीन है जिसमें सब आपस में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इस स्क्रिप्ट में ये सीन है, और अचानक से उन्होंने जस्ट सीन से जस्ट पहले उन्होंने बोला कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, जो एक उसमें जो एक्टर हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनको हेडफोन दो। और हेडफोन ढूंढा गया, तो हेडफोन आया, आर्ट लेके आई, तो हेडफोन उन्होंने लगाया और बोल रहा है कि बीच बीच में उठा उठा के सुनना, गाना बज रहा है। अच्छा। तो अब सीन पहले पूरा था, सब डायलॉग सुन रहे हो, अब आपका ध्यान केवल उन्हीं सीन्स डायलॉग्स पे जा रहा है जो वो उठा के जो आज थोड़ी सी जो बात सुन रहा है, और उसे पूरा सीन करने हो गया। तो उन्होंने सीन को कैसे पलट दिया, तो ये सुन के मतलब ऐसा दिमाग पूरा बनना जाता था, अरे यार मतलब ये क्या, मतलब मैंने ऐसे कभी देखा नहीं था। मुझे लगा कि यार स्क्रिप्ट तैयार है, सब कुछ है, पर उनका और सब हर राइटर का अपना प्रोसेस होगा। जैसे मैं नहीं छेड़छाड़ करता उससे जस्ट पहले, मैं नहीं कर सकता, बट वो या फिर उनका अनुभव है या फिर उनका स्टाइल वो है, बट उसे सीन 1 मिनट में कैसे बदल जाता है, उनका जो ट्रीटमेंट कैसे बदल जाता है, मतलब वो मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड इज अ स्कूल ऑफ सिनेमा। जी। आप एक बात बताइए सर कि आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर की सबसे अंडररेटेड स्किल क्या होती है? उसके पेशेंस या डिप्लोमेसी? पेशेंस आई थिंक, मतलब उसके पेशेंस को कोई सराहता नहीं है। बहुत कुछ सबसे ही सुनता रहता है ना, मतलब थोड़ा सराहना तो चाहिए उसके यार। मतलब देखो सराहते भी होंगे पता नहीं, बट मतलब आई थिंक वो, हाँ मतलब वही है, मतलब थोड़ा सा उसको इज्जत ज़्यादा देनी चाहिए। मतलब हर जगह से गालियाँ ही पड़ती रहती है। ये बात कहते हुए सर आप मेरे लेफ्ट साइड वाले बंदे पे फोकस मत करना, ये अक्सर इमोशनल हो जाता है। इमोशनल तो मैं भी बहुत बार हुआ, बहुत बार। मतलब ऐसे मोमेंट्स जब आप एडी हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है अरे यार ऐसा वो टूटन आ जाती है कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा वैसी वाली क्या फीलिंग कर रहा हूँ आती है। मैं। मतलब कई बार तो ये होता है कि यार सही भी किया हुआ है आपने, बट लेकिन कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, तो वैसा बहुत होता है। राइटिंग रूम में आप साथ में रहे हो सुधीर जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि मतलब जहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो मैं एक अलग कहानी थी, और जब वो फ्लोर पे पहुंची तो वो लिटरली वो कहानी पूरी बदल चुकी थी। सर ये ऑलमोस्ट हर स्क्रिप्ट के साथ हुआ है। मतलब मैं अगर वो एक्सपीरियंस करूँ तो मेरे ख्याल से, मतलब वैसे तो बहुत सारी स्क्रिप्टें लिख रहे थे, मैं उनके साथ 5 से 6 साल रहा। तो उस बीच मुझे लगता है कि अगर जब शूटिंग का अगर टाइम छोड़ दें और जो पोस्ट प्रोडक्शन जो चल रहा है अगर वो छोड़ दें, उस बीच मुझे लगता है कि मेरा 3-4 स्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस रहा होगा जो कुछ नहीं बन पाई, मतलब या फिर जो बाद में बनी। उसकी राइटिंग प्रोसेस उस समय चल रहा था, आइडिया उनके दिमाग में था, तो कुछ मंथन चलता रहता था उनके दोस्तों के साथ या उनके जो को राइटर्स हैं, या तो वैसा। तो बट ऑलमोस्ट ये ऐसी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट ये उनकी हर स्क्रिप्ट के साथ ही हुआ है। मतलब एक आइडिया या फिर कोई उनका बहुत ही पुराना आइडिया कोई है, मतलब मैं वो फिल्म एक है, मतलब उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि बनी नहीं वो, सर कभी उसको बनाना चाहे तो मुझे लगता है कि इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट, मतलब कमाल स्क्रिप्ट थी वो। और उसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर काम कर रहे थे उस समय, तो बट वो कमाल की स्क्रिप्ट थी। तो ये वो है कि मतलब जब वो उसको शायद 1.5 साल आई थिंक एक साल शायद राइटिंग पे लगा होगा, तो शुरुआत में वो बहुत अलग थी, और सर ने काम करते करते जब उसका जो फाइनल ड्राफ्ट देखा तो बहुत अलग था और बहुत कमाल था, बहुत ही कमाल था। मतलब जब मैं कहूँ कि मैं वो एक्सपीरियंस इतना कमाल था, मतलब मैं अरे एक तो स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँचती है, ये अंतर समझ में आया। दूसरा स्क्रिप्ट, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट बनते हुए देखना, वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। आपकी टीवीएफ की जर्नी की बात करते हैं। जी सर। 2016 में आपने टीवीएफ ज्वाइन किया? अगस्त 2016। तो आपको याद है अपना पहला दिन जब आप गेट के अंदर एंटर किए और आपने एकदम चिल्लाया, आओ आप तुमको मैं बताता हूँ कैसे आइडिया? ये तो नहीं चिल्लाया था। ऐसा कुछ आपको याद है? किसको चिल्ला रहा था? टीवीएफ को यार। नहीं ये तो नहीं था। हाँ बहुत खुश तो था ही, ऑफ कोर्स खुश तो था ही। और दूसरा ये है कि
मैं टीवीएफ एक्चुअली मैं केवल 6 महीने के लिए आया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, अपनी कुछ शॉर्ट फिल्म बना रहा था, एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ भी कर रहा था। तो मैं आया था क्योंकि वही जैसा मैंने बताया कि सुधीर सर के साथ रह के मुझे ये समझ में आ गया था कि स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये समझ मैं क्योंकि मैं टीवीएफ का उससे पहले केवल कुछ स्केचेस देखे थे, जो कि हम जब सुधीर सर के मैं साथ था तो उनके साथ ही उनके ही टीवी पे देखे थे। तो हमें नहीं पता था कि बगल में टीवीएफ है जस्ट बगल में, और वो ये लोग इतना कमाल का काम कर रहे हैं। और स्केच था, और आप जो स्केच है और आप ये भी नहीं देख रहे हो कि ये कोई दुनिया आगे बनेगी, इतनी बड़ी दुनिया बनेगी। किसने, कुछ लड़कों ने स्केच बनाया है जी, है ना, और कमाल का स्केच बनाया। तो इवन हम भी उधर बैठ करके देख रहे थे, कुछ तो शायद सुधीर सर ने भी देखे होंगे। तो वो स्केच देखे थे, और मैंने 2 शो देखे थे, परमानेंट रूममेट और पिक्चर्स। आई थिंक उस समय 2 ही आए थे, या फिर आई थिंक कुछ तो प्रोसेस में होंगे, है ना। तो वो देखे थे, वो भी मुझे लगता है शायद उस ऑलमोस्ट जब ये हो गया था कि मुझे टीवी जाना है, तो एक पिक्चर्स या परमानेंट शायद उस जस्ट देखा था, शायद एक ही शो देखा होगा। तो बट मुझे वो राइटिंग बहुत अच्छी लगी थी, बिस्सो ने उसमें की थी। तो और टीवीएफ का ये भी समझ में आता है कि ये लोग राइटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, जो स्केचेस हैं और वो है। तो वो तो मुझे ये लगा था कि यार यहाँ पे मुझे अपने आप को टेस्ट करना चाहिए एज अ राइटर। तो मेरे एक दोस्त है सिद्धार्थ सोढ़ी, तो वो निधि को जानते थे, तो निधि बिष्ट। तो आप मतलब टीवीएफ में सिफारिश से आए थे? नहीं, पूरा कंपटीशन था एक, अच्छा, राइट क्लब, तो उसमें आया था। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे नहीं, वो जानते थे उसको, निधि बिष्ट को। तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे एक वो कंपटीशन, या हाँ, सिद्धार्थ ने मुझे बताया था कि एक वो निकला है, तू सोच रहा था कि कुछ ऐसा देखने का, तो वहाँ क्यों नहीं देखा। तो निधि का मेरे को नंबर मिला, उसके साथ थिएटर करते थे शायद आपस में वो, तो मिला। तो मैंने उनको कॉल किया था कि मैं ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे ईमेल आईडी दिया था कि हाँ आप इस ईमेल आईडी पे अप्लाई कर दो। तो फिर मैंने रिज्यूमे उनको भेजा था, और रिज्यूमे भेजा तो फिर वो एक पूरा प्रोसेस था। उन्होंने कुछ 15 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी थी, फिर कुछ एक 5 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी थी, और फिर कुछ एक टाइटल लिखना था, मतलब एक पूरी एक स्टोरी थी जिसका एक आपको टाइटल सोचना था। तो इस तरह का कुछ एक वो था। तो आई थिंक उसमें शायद 15-20 दिन, 1 महीना शायद उस पूरे प्रोसेस में लगा होगा। मतलब पहले अप्लाई हुआ, पहले रिज्यूमे गया, रिज्यूमे के बाद फिर उसमें शायद शॉर्ट लिस्टेड हुए, फिर उसके बाद उनका ईमेल आया कि आपको ये करना है, सिलेक्शन हो गई आपकी। हाँ, तो फिर वो फिर 1-1.5-2 महीने बाद शायद उसका रिजल्ट आया। तो फिर मैं टीवीएफ में आया। तो मैं बाकायदा कंपटीशन लड़के आया हूँ सर। जी मैं बिल्कुल मान और टीवीएफ का प्रोसेस भी बहुत बढ़िया था। मतलब हो सकता है कि अगर मैं सीधे आता तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलती जी। तो जब मैं फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो फिर मैंने अपने गाने वाने सुनाए वहाँ पे। तो मिशी वहाँ बैठे हुए थे, दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा पंचायत के डायरेक्टर, बिल्कुल पंचायत के डायरेक्टर, और शायद पलाश वासवानी, हाँ पलाश भी वहाँ थे। अब तो खैर वो बाद में सब दोस्त हो गए जी। तो वो थे, तो फिर गाने वाने सुनाए, तो बहुत चिल माहौल था। साथ में सर दोस्ती हो ही जाती है। नहीं, वो तो सक्सेस वो लोग बहुत पहले पा चुके थे। तो बट लेकिन फिर मतलब वो माहौल मुझे वहीं पे कितना अच्छा लगा था। इंटरव्यू में कोई ऐसा दबाव नहीं महसूस कर रहे, मतलब बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, मतलब यार इंटरव्यू चल रहा है क्या, बट वो सुन रहे, वो कुछ देख रहे होंगे शायद, आई डोंट नो, बट मजाक मस्ती चल रहा था। वो कुछ सुन रहे थे, कुछ अपनी बता रहे थे, तो उस तरह का चल रहा था। तो मेरे अंदर ये था कि मुझे 6 महीने जाना है, मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मुझे क्योंकि डायरेक्टर बनना है, तो मुझे ये समझ में आया था कि यार अगर मुझे ये चेक करना था, मुझे डायरेक्टर तो बनना ही है, ये तो डायरेक्शन तो करना ही है। ये था कि क्या मुझे एज किसी राइटर की जरूरत होगी, या मुझे स्क्रिप्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा, मुझे कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, मतलब मैं वो डायरेक्टर हूँगा कि यार जो मैं स्क्रिप्ट खोज रहा हूँ, या फिर मैं खुद कर सकता हूँ। तो मुझे वो बस एक चेक करना था। मैं ओके था दोनों ही सिचुएशन में, बट मुझे चेक करना था। लिखता मैं था ही, बट वो उसको टेस्ट करने का कोई जगह नहीं थी। टीवीएफ वो जगह थी जहाँ पे बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट पे काम हो रहा था, और बहुत कमाल का काम हो रहा था। तो अभी भी होता है ऑफकोर्स। तो मुझे लगा कि वहाँ चेक करूँगा कि मतलब इतने बढ़िया लोगों के साथ वो मुझे अच्छे से जज कर पाएंगे, या मुझे वो या तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे ही समझ में आ जाएगा। बट मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मुझे मज़ा आने लगा। वहाँ का कल्चर, वहाँ का काम बहुत कमाल था, मतलब अंदर बहुत अच्छा माहौल था। तो बस फिर एक एक करते करते थोड़ा सा और समय गुजरा, फिर रवीश आया, रवीश के बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं फिर आती चली गई धीरे धीरे।
आज मुझे 10 साल हो गए टीवीएफ में 6 महीने आया था और 10 साल हो गए। बहुत बढ़िया सर। आप ये बताइए कि आपको टीवीएफ के अंदर या इन जनरल आप जब एक राइटिंग प्रोसेस में होते हैं और राइटर्स रूम में होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फिक्र किस बात की होती है कि मैंने जो लिखा है उस पर फीडबैक क्या आएगा, या फिर जो मैंने मैगी ऑर्डर की है वो आई नहीं अभी तक? मैगी मैं खाता ही नहीं सर। आपने कभी खाई नहीं मैगी? नहीं। और ऑफिस वाली क्योंकि वो हमारे जो भाई हैं जी, तो वो तो अपनी तरफ से वो अच्छा धीरे बनाते हैं कि जब तक वो आती है। नहीं, मुझे क्या है कि मुझे वो आदत है कि वो प्याज व्याज डाल के वो खाने की। अब बेचारे वो तो स्ट्रेंथ नहीं है ना उनके पास, मतलब वो कहाँ वो स्पेशल मेरे तो नहीं वो प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। तो इसलिए चिंता ये कि चाय टाइम से आ जाए। ये आपने जब फनी स्केच लिखने शुरू किए तो आपके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे ऑडियंस अपना फीडबैक तुरंत दे देती है। हाँ, रिलीज के बाद ही कमेंट्स में। यस, यूट्यूब पे। जी, यूट्यूब पे आप जब हम आपकी शुरुआत यूट्यूब से हुई ना, तो शो तो आपने बाद में लिखे जो बाद में ओटीटी में गए, वो भी यूट्यूब पे आया पहले। वो भी पहले यूट्यूब पे आया। तो आपके लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि आपको लगा हो कि क्या अमेजिंग जोक लिखा है मैंने, क्या फनी स्क्रिप्ट लिखी है, और एकदम जब आपने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो आपने लिटरली लोगों ने आपको रियलिटी चमका दी हो कि नहीं ये तो फनी नहीं है, या बिल्कुल नहीं सर, टीवीएफ में एक बहुत अच्छी बात ये भी है आपको अंदाजा लग जाता है। एक आध बार चूक जाते हैं जनरली, आपको अंदाजा लग जाता है क्योंकि अंदर इंटरनल इतनी रीडिंग्स या इतनी नरेशंस होती हैं और इतने तरह के लोग होते हैं। अब तो क्योंकि इतना टीवीएफ का काम बढ़ गया है तो कई बार एक साथ इतने सारे लोगों को जुटाना मुश्किल होता है। पहले क्या था कि पहले वो मतलब ऐसा ज़रूरी सा था कि राइटर और डायरेक्टर या फिर क्रिएटर जो कंटेंट स्ट्रेटजी उसके जितने लोग थे, या आर्ट वार्ट जितने भी हैं, इवन डीओपीज भी उस समय तो इन हाउस ही होते थे, तो वो सारी टीम तो बैठती थी। उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग भी होते थे। तो इतने तरह के ब्रेन या इतने तरह की अंडरस्टैंडिंग या एक्सपीरियंस रखने वाले लोग, और सब यंग भी होते थे, तो वहां पे आपको अंदाजा लग जाता था कि ये किधर जा रही है, और आपको वहीं समझ में आता था कुछ चीज स्क्रिप्ट वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही है। अगर वर्क नहीं कर रही है तो उस पर काम होता था, वर्क कर रही है, और फिर आप जब बाहर जाते तो फिर यही लोग तो होते हैं। इसी आपको शुरू से ही यंग लोगों के साथ ही काम करना था? कोई मुझे आप मिले नहीं मैं आपके साथ भी कर लेता। नहीं सर, आपको जब काम आपका राइटिंग का था तो मैं सुन रहा हूँ बार बार कि यंग लोग, तो कई बार होता ना अंदर से मुझे सिर्फ यंग लोगों के साथ काम करना, या फिर आप सुधीर सर के साथ काम करके आए थे तो आपको लगा बहुत हो गया। सुधीर सर भी यंग लोगों के साथ ही काम करते थे। वो भी नहीं, बट उन्होंने आपको चूज किया ना, तो उस समय यंग था सर। तो आपका ये जो फीडबैक वाली बात है कि आपको कमेंट्स में पढ़ा और आपको ज्यादा कभी कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक आया नहीं? नहीं, कई बार ये होता था कि सर, कई बार ये होता है कि कुछ हमें बनाना ही है और अभी इसमें काम करने की गुंजाइश है, ये इंटरनल फीडबैक आ गया और हमने उसको ठीक किया भी, उसके बाद वापस नरेशन का मौका नहीं मिला, या फिर लगा कि हाँ यार बना देते हैं, तो फिर जैसा इंटरनल फीडबैक था उसी तरह का हल्का फुल्का फीडबैक रहा। आपका लिखा हुआ ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मैंने रिलेटेबल लिखा है और मेरे बहुत दिल के करीब है? एस्पिरेंट्स के जितने भी कैरेक्टर हैं वो मतलब काफ़ी रिलेटेबल है और मतलब दिल के बहुत करीब है, बहुत इंस्पायर्ड है मेरी ज़िंदगी में रहे लोगों से। खासकर 2 कैरेक्टर्स, एक तो अभिलाष का कैरेक्टर जो मुझे लगता है मैं मेरा खुद मैं अपने जहन में वैसा हूँ, अंदर से वैसा हूँ। मतलब जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है या जिस तरह का एक बेचैनी है दिमाग में, या फिर डुअल माइंड कई बार रहता है चीज़ों को समझने का, है ना, तो वो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद वो वर्क करता है नवीन के साथ। तो नवीन और मेरा जहन भी मुझे लगता है सेम है, तो क्योंकि नवीन की बहुत अच्छी खास बात है कि वो लाइन है उसकी ऐसा कॉमा तक नहीं हिलता है, ऐसे याद करते हैं नवीन। तो जैसा मैंने सोच के लिखा है और नवीन ने एक वर्ड भी चेंज नहीं किया है और वैसा ही निकल रहा होता है जैसे मैंने सोचा है, तो मुझे बहुत लगता है कि नवीन और मेरी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो इसलिए तो, और वो क्योंकि करेक्टर भी नवीन या वो निकलता भी अंदर से ही है, उसकी जो कन्फ्यूजन्स है, उसकी जो बेचैनी, वो बहुत वहीं से ही निकलती है, मेरे अंदर से ही आती है। दूसरा संदीप
भैया का जो कैरेक्टर है। संदीप भैया तो सर मतलब क्या कैरेक्टर, वो कहते हैं कि फूटा है वो तो, यस कि मतलब एक टाइम पे तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कि शो का एक्चुअली हीरो कौन है। अभी लास्ट है कि संदीप भैया है। हाँ नहीं सर, वो बिल्कुल वो कैरेक्टर वैसा है। और वो बताता हूँ मैं, मतलब मेरे एक सीनियर होते थे, मतलब अभी भी सीनियर ही होंगे मेरे, बट हम कॉलेज में नहीं है, बट अभी आई थिंक वो प्रोफेसर हैं कहीं पे। तो वो उस तरह के थे, मतलब हमें किताबें देना, हम उनके साथ घूमते रहते थे भोपाल में, माखनलाल में ही। मतलब मैं मतलब रिस्पेक्टफुली पूछना चाहूंगा, मतलब उस समय उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ उनकी भी नहीं थी, हमारी भी नहीं थी, और हमारी वजह से उनकी और खराब हो गई थी। कभी पोहा खिला दिया, कभी चाय पिला दी। सर मुझे तो लगता है, वो यही तो इतने अच्छे आदमी थे, 10 रुपए पड़ा है तो चले यार खा लो यार। सर मुझे तो लगता है इन्हीं सब बातों के कारण ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हाँ, मुझे लग रहा है कि आप जब कुछ बचत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे सही वो किताब खरीद के लाए, वो भी हमने ले ली तो, और वो दे भी देते थे। तो शैलेंद्र उनका नाम था, शैलेंद्र सिंह। उन्होंने देखा संदीप शो? सर मुझे पता नहीं, मेरी बहुत सालों बाद उनसे बात हुई थी। तो वो पता नहीं, फिर थोड़े से वही फकीर किस्म के, थोड़े मतलब फिलोसफर किस्म के आदमी रहे हैं वो। तो उनकी ही वजह से मुझे फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट आया एक्चुअली। उन्होंने मुझे फिलोसफी कुछ किताबें दी, धीरे धीरे मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा, फिर फिलोसफी मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। तो हाँ, मतलब वो तो फिर वो थोड़ा उस तरह के इंसान थे, मतलब। तो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, नंबर भी फिर चेंज हो गया था। उन्होंने मुझे सुधीर मिश्रा का नंबर भी दिया था, देखिए आप। अच्छा। तो आपने कभी सोचा नहीं कि इनको ढूंढा जाए? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, पर उस समय आई थिंक कुछ ऐसा जरिया भी नहीं था, वो मुझे कहीं उस पर भी नहीं दिखाई दिए, फेसबुक वगैरह पे। और फिर बस धीरे धीरे फिर वो खोज, फिर ऐसा नहीं, वो थोड़ा धूमिल सी हो गई। और फिर एक दिन अचानक मेरी उनसे बात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। उनका कॉल आया या आप? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उनका कॉल आया था। मैंने या तो फेसबुक पे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, तो वहाँ पे शायद हम टच में आए, तो बात हुई, फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमारी बात हुई। और फिर हाँ, मतलब फिर अब मुझे याद नहीं कि उनको, या फिर उनको शायद पता है एस्पिरेंट के बारे में। और उस समय शायद जब मेरी उनसे बात हुई थी, एस्पिरेंट नया नया आया ही था, मैंने उनको बोला था, फिर उसके बाद फिर बात नहीं हुई। मैंने बताया ना, वो उसी तरह के आदमी हैं। ये मुझे पता, उनकी शादी हो चुकी है। तो उनकी लाइफ में भी एक कुसुम आ चुकी है। कुसुम की कहानी उनसे कनेक्टेड नहीं थी। वो तो कुसुम के किरदार कैसे आया ज़हन में, उसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज अभी तक स्क्रीन पे कुसुम आई नहीं है। हाँ, तो आगे आने वाले सीजन में आ जाए तो अलग बात है। बिल्कुल। तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि उस किरदार का कैसे आपके जहन में है। नहीं, क्योंकि सर वो, क्योंकि प्रेम एक ऐसा आदमी जो इतना अच्छा आदमी, इतना प्यारा आदमी है, मुझे लगा कि बस उसका कोई प्यार तो होना चाहिए, और उस प्यार का असर उसके ऊपर होना चाहिए, है ना। और एक क्या होता है, कई बार आपको एक आदमी को बाहर लाने में बहुत मदद मिलती है ना। एक जो आदमी आपसे प्यार करता है, खासकर महिला, तो अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से, वो एक उस इंसान को बहुत अलग तरीके से देखती है। मतलब उसे प्यार ही इसलिए कर रही होती है कि उसको उसके अंदर कुछ खासियत दिखाई दे रही होती है ना, कुछ खासियत दिख रही होती, तभी उसको प्यार कर रही होती है। और कमियों को उसकी वो जानते हुए, या तो वो कमियां उतनी नहीं होती या फिर उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक आदमी को समझ सकते हो, क्योंकि एक आदमी एक औरत के साथ कैसा है। आपका शो एस्पिरेंट की अगर बात करें तो ये आपका एक पर्सनल टेक है कि मैं अपनी कहानी में किसी की जो जर्नी दिखाने वाला हूँ, उसकी जो स्ट्रगल है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं पहले ही एक दिखा दूंगा, ताकि वो एक होप बनी रहे ऑडियंस की कि हाँ यार, अच्छा हमने देख लिया IAS तो ये बन ही जाएगा, हाँ अब देखते हैं स्ट्रगल। ऐसा क्यों? कई बार नहीं सर, ये क्या होता है कि ये चीज़ मैंने बहुत बाद में, पूरा स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर से रीराइट किया था। ये हुआ क्या था ये, और ये आपने अच्छा पकड़ा। ये पता नहीं, मैंने शायद कहीं जिक्र भी किया होगा कभी कहीं तो, बट हाँ ये है। क्या पहले मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, जैसा कि अब अंत में बनेगा नहीं बनेगा वैसे वाले तरीके से, सेम सारे सब एग्जैक्टली कहानी सब कुछ सेम है ना। और तो ये, और क्या है कि जनरली आप दुनिया की कोई भी इस तरह की सिनेमा फिल्म देखो अगर, तो वो कुछ इस तरह का ही होता है कि मतलब अंत में वो आदमी बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे हर सुपर हीरो की कहानी, वो सबकी हॉलीवुड के जितने सुपर हीरो उनकी कहानी सबकी सेम ही है। एक विलन आएगा
अलग अलग तरीके से हीरो, मतलब जो सुपर हीरो है वो लड़ाई करेगा, विलन आएगा सुपर हीरो लड़ाई करेगा, विलन आएगा सुपर हीरो लड़ाई करेगा। तो हर सुपर हीरो का ऐसी, हर स्पोर्ट्स मैन की कहानी भी यही है कि भाई वो ओलंपिक जीतेगा नहीं जीतेगा, या फिर वो कुछ बनेगा नहीं बनेगा, उसका स्ट्रगल दिखाते, और ये है सेम इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज भी ऐसी, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया एग्जैक्टली ऐसा ही, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब बहुत आसान ही हो गया कि सब कुछ सेम है, बस ये हो गया कि यार हाँ ठीक है, अभिलाष बनेगा नहीं बनेगा ये हो गया। बट मुझे लगा कि यार फिर मैं नया क्या कर रहा हूँ इस कहानी में। हो सकता है सीन नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, डायलॉग सेम है, सब कुछ सेम है, बट मैं इसमें नया क्या कर रहा हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा कुछ और टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा कर दूँ, थॉट आया कि अगर ये बन चुका है आईएएस, अब कहानी क्या होगी। मुझे थॉट काफ़ी एक्साइट किया कि अरे हाँ हाँ, थॉट तो एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटिंग है। मुझे लगता करते हैं ताकि कुछ नया कर पाए। और जब मैंने ये चीज़ की, मेरा दिमाग का दही हो गया, सब हिल गया। अब क्या है कि जब आपको पता ही है ये है, तो आप एंड कैसे करोगे जी, और जब आपको पता है कि वो ऑलरेडी आईएएस है, और फिर जो चैलेंजिंग खड़े हुए, फिर एपिसोड्स चेंज हुए, फिर एपिसोडिक चेंज हुए, फिर एंड चेंज हुए, फिर सारी चीज़ें चेंज हुई, फिर वो करते करते फिर मुझे लगा कि यार मुझे फिर एक्स्ट्रा मे बी कुछ महीने लगे वापस उसको उसके साथ ट्रैक पे लाने के लिए। और ये कोविड के दिनों की बात है। कोविड के दिनों की बात है, हम ऑलमोस्ट काफ़ी समय पहले तैयार थे, इवन कोविड से पहले ही, और बनाने जा ही रहे थे। हम रेकी वेकी भी कर चुके थे बहुत टाइम पहले। आपने राजेंद्र नगर में भी काफ़ी वक्त बिताया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जब फ्लेम शूट कर रहा था, तो मैं जैसे उससे टाइम मिलता तो मैं राजेंद्र नगर जाता था, एस्पिरेंट्स से मिलता था, उनके साथ रोड पे चलता था। एस्पिरेंट्स की सक्सेस के बाद कुछ ज़िंदगी बदली? सारी बदल गई सर एक्चुअली। मतलब ये है कि पहले मतलब अब क्या है कि अब जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो सुना जाता है ना, कि मतलब अच्छा इसने वो काम किया है, तो किसी को सुनाना आसान हो जाता है। वो इंडस्ट्री में कहीं भी है, मतलब लोग एक अपॉर्चुनिटी दे ही देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक वो स्ट्रगल होता है कि अपनी स्क्रिप्ट को उन लोगों तक पहुंचाना, बाहर वाले राइटर्स के लिए, फिर जो नए नए राइटर्स हैं उन लोगों तक पहुंचाना जहां वो बने। वो स्ट्रगल मुझे पता है वो अब, लेकिन अब एस्पिरेंट के बाद मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ी सी आसान हुई है। अब किसी को मैसेज करते हैं, किसी बड़े आदमी को, तो वो रिप्लाई कर देता है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं उनको बताऊँ कि मैंने ये शो लिखा है, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हाँ, मतलब एस्पिरेंट ने वो दिया। आप जस्ट नाम ही भेजते हैं या IMDb का लिंक भी साथ में भेज देते हैं? सर अब एक तो मैं क्योंकि ये भेजता हूँ नहीं, क्योंकि TVF में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मज़ा आता है तो जिस तरह का बनाना चाहते हैं हम TVF में बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है ऐसा भेजने के लिए कि आपको आज के वक्त में अगर ये पूछा जाए कि आप आज का इस सक्सेस के बाद का दीपेश अगर अपने स्ट्रगलिंग डेज के दीपेश को मिले, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहेगा? मैं बहुत दिन पहले ये इस सवाल पे सोच भी रहा था, अपने आप के लिए ही। अब मैंने उसमें कुछ सोचा था, मैं वो भूल गया। बट हाँ, ये मैं कहूँगा कि यार पढ़ ठीक से लेता। मैं मतलब स्ट्रगल के साथ साथ, देखो स्ट्रगल तो जैसा है यार, वो तो एक जर्नी है ही। मतलब उसमें तो मैं वही सब कर ही रहा था जो मुझे करना है। उसमें तो मैं उसको क्या समझाऊंगा, कुछ नहीं। मतलब जो ऐसा कर रहा था वैसा ही कर रहा होता, ठीक कर रहा था। मतलब उससे अलग क्या करता मेरे को नहीं पता। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल भी क्या कर रहा था, मतलब हम तो सीख ही रहे थे चीज़ें। भाई सुधीर सर के साथ काम कर रहे थे, ये मे बी हर अगर आप फिल्म मेकिंग में इतने बड़े डायरेक्टर साथ आप काम करना चाहते हो तो वो एक है, मतलब आप कर रहे। बल्कि मैं अपने आप को लकी समझता था, क्योंकि मैं उस दीवार के अंदर था और बहुत सारे लोग उस दीवार के उधर थे, बस दरवाजे के बाहर थे, जो आते थे मिलने के लिए कि आपको असिस्ट करना है, आपके साथ काम करना है। मैं दीवार के अंदर था, तो मतलब मैं लकी महसूस करता था अपने आप को। कुछ अच्छे गजराज सर के साथ मैंने काम किया, गजराज राव कमाल के डायरेक्टर हैं वो, उनके साथ मैंने कुछ 8-10 फिल्में की, थोड़े बहुत काफ़ी शॉर्ट टाइम में ही। तो प्रदीप सरकार के साथ मुझे इंटर्न करने का मौका मिला, और बहुत दूसरे भी कुछ डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, एडवर्टाइजिंग में काम किया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया। तो वो तो जो प्रोसेस होना चाहिए मैं वो था, मतलब उसके लिए हाँ मैं अपने बहुत यंग
दीपेश को मैं कहना चाहूँगा पढ़ लेता, पढ़ना इन द सेंस जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब किस तरह की किताबें आप ऑडियंस को कहना चाहेंगे, या वो जो आजकल जो नए लड़के या फिर कोई भी किसी भी एज का जो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है कि इस तरह का लिटरेचर तो डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए, जीवन में किसी को भी, या जिसको मतलब नहीं कई बार क्या होता है किसी को एज अ राइटर बनने का मन है, या इन जनरल भी आपकी एक हाँ, जिंदगी की समझ के लिए जरूरी है? राइटर बनने का मन है तो मतलब उसको तो सभी कुछ पढ़ना चाहिए, है ना। और मतलब कई बार ये होता है कि किसी का रुझान किधर है तो वो अपने रुझान के हिसाब से भी पढ़ता है, बट मुझे लगता है कि फिलोसफी और लिटरेचर तो पढ़ना चाहिए। फिलोसफी कुछ ऐसी बुक्स मुझे लगता है कि एक समय पे मतलब कुछ साल पहले भी पता नहीं आती है नहीं आती हैं, बट मुझे वो एग्जैक्टली वो प्रकाशन तो याद नहीं है, बट फिलोसफीज की छोटी छोटी किताबें आती थी, इतनी छोटी भी नहीं, मतलब अच्छी, मतलब होती थी होंगी इसमें 100-150 पेज, आराम से 150 पेज होते होंगे, जैसे कि कार्ल मार्क्स के बारे में, जैसे कि नीत्शे के बारे में, जैसे कि अल्बेर कामू के बारे में और सात्र के बारे में। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी हैं। तो ये क्या होता है कि वो आपको उस इंसान के बारे में, उस फिलोसफर के बारे में आपको उसकी पूरी फिलोसफी और उसकी जर्नी पूरी समझ में आ जाती है। आपके फेवरेट इंडियन राइटर्स कौन है? फेवरेट इंडियन राइटर्स मनोहर श्याम जोशी, सही नाम रहेगा, मनोहर श्याम जोशी, जिन्होंने कुरु कुरु स्वाहा लिखी है, और भी बहुत सारी किताबें हैं उनकी। मनोहर श्याम जोशी मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं, और कमलेश्वर मुझे बहुत पसंद है। कमलेश्वर जिन्होंने मुझे अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान लिखी है किताब। हाँ बिल्कुल। प्रेमचंद मुझे बहुत पसंद है। प्रेमचंद को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कहानियाँ ऑफ कोर्स पढ़ी हैं, बट प्रेमचंद बहुत कमाल के हैं, मतलब अद्भुत है। और निर्मल वर्मा मुझे बहुत पसंद है, हाँ। और राही मासूम रज़ा मुझे बहुत पसंद है। तो आपने भी कटरा भी आरजू पढ़ रखी है? नहीं, शायद कटरा भी आरजू मैंने नहीं पढ़ी है। और अभी मैं उनकी बाकी किताबें भी पढ़ रहा हूँ, विनोद कुमार शुक्ल। तो ये है, हाँ, मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड रशियन लिटरेचर से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। मतलब आप कभी रशिया गए भी? नहीं सर, नहीं। और अब मैं वोदका का इतना बड़ा फैन था, मैंने ये रशियन लिटरेचर पढ़ते पढ़ते ही आपको, हाँ, आपको, मुझे लगा आपने शायद अभी बोला, मुझे लगा आपने बोला मुझे मैं वोदका का बड़ा फैन था। हाँ, क्योंकि वोदका का इतना मक्सिम गोर्की या मतलब किसी भी रशियन उपन्यास में, लिटरेचर में वोदका का बहुत ही आम यूज है। अच्छा। खासकर मक्सिम गोर्की की कहानी में तो मैं बहुत पढ़ा हूँ, तो मुझे मतलब उसका ऐसा फैसिनेशन सा हो गया था, वोदका ऐसे दिमाग में छप गई थी। इवन मैंने एक मधुशाला, मैं हरिवंश राय बच्चन साहब की जो मधुशाला है, तो मैंने किसी 12th में मैं हूँगा शायद, 12th में या फर्स्ट ईयर में शायद मैं हूँगा, तो मैंने वो मधुशाला पढ़ी और मेरा दिमाग फुर गया, मेरा पागल हो गया मैं। उसमें एक लास्ट लाइन है मधुशाला में कि विश्व तुम्हारे हाथों में, अब सौंप रहा हूँ मधुशाला। अब मेरे को लगा यार तो जिम्मेदारी दे दी बच्चन साहब ने। तो मैं, और मधुशाला मुझे इतनी कमाल की किताब लगी, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा यार ये तो उन्होंने जिम्मेदारी के काम को तो आगे बढ़ाना चाहिए जी। और तो वो बेसिकली क्या है कि वो रुबाइयों में लिखते हैं, जो वो इंस्पायर्ड थे खयाम से, खयाम की मधुशाला। तो ओरिजिनली वहाँ से रुबाइयों का कल्चर शुरू हुआ, वहाँ से खयाम की मधुशाला को ट्रांसलेट किया किसी इंग्लिश राइटर ने इंग्लिश में, वहाँ से बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने ट्रांसलेट किया हिंदी में। हालांकि और भी कई लोगों ने उनको ट्रांसलेशन किया है शायद उस समय। तो वो, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मधुशाला लिखी, तो मैंने वो दोनों पढ़ी, तो फिर मैं बहुत इंस्पायर हुआ, जो उनकी ऐसा लगा जिम्मेदारी दे दी, तो फिर मैंने अपनी पुनः मधुशाला लिखी। तो और फिर उसकी जो उसकी जो पहली लाइन थी उसमें वोदका का मैंने जिक्र किया, और जबकि मैंने वोदका पी ही नहीं थी। अगर आप कुछ 2 लाइनें अगर सुना दें अपनी मधुशाला की। हाँ, तो नहीं, मैं कह, जैसे मैं बहुत मानता हूँ, मुझे लगता है कि वो बच्चन साहब ही, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि वो मेरे अंदर घुसे थे। ये वोदका पीने के बाद आते हैं या नहीं? वोदका तो मैंने तब तक पी नहीं थी, लेकिन वोदक छल के मद प्यालों से बन जाया मधुशाला, तो ये वोदका का इतना फैसिनेशन था। और वो हरिवंश राय बच्चन के उसमें, जैसे हरिवंश राय बच्चन जैसे आई थिंक 100% शराब पीते नहीं थे, बट उन्होंने मधुशाला लिखा। तो कई बार, जैसे मेरे एक प्रोफेसर भी होते थे कॉलेज में, तो वो, उनको पसंद नहीं थी मधुशाला, तो उनका कहना ये था कि अरे
शराब का महिमा मंडन है ना, और मधुशाला उसका महिमा मंडन है, तो मैं उससे बहुत सहमत था नहीं, जबकि उनकी समझ मुझसे बेशक ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे जब मधुशाला पढ़ के लगा मुझे यार जीवन के रोमांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार शराब पी हुई थी, वोदका ही पी थी, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो जब वो पी तो तब समझ में आता जो रोमांच है ना, तो वो बेसिकली उस रोमांच, जब एक आदमी पीता है तो जो रोमांच आता है ना दिमाग में, तो वो जीवन में उस रोमांच की बात करते हैं कि वो रोमांच होना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ। आप रोमांच की बात कर रहे हो ना, ये हैंगओवर की बात तो नहीं कर रहे आप? सर किसी को उसमें भी रोमांच आता हो तो कर सकता है वो। आपको भी, कुछ लोगों को सिर्फ हैंगओवर आता है, हाँ। हर किसी को रोमांच नहीं आता। नहीं, वो हैंगओवर सुबह आता है, रोमांच आ चुका होता है। वो रोमांच का ही एक पीक होता है, हाँ। जिसके बाद आप हैंगओवर में। हाँ, तो वही है। तो फिर जब उनकी लास्ट लाइन थी, तो कि विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला, तो फिर मैंने वहां से शुरू किया था कि आ गई मेरे हाथों में जीवन रस भरी हाला, थाम लिया है मैंने उसका अजर अटूट अमर प्याला, तेरी साकी बाला प्रियवर डोलेगी मत वालों को, फिर नशीली निशा जगेगी, फिर सजेगी मधुशाला। तो ये बेसिकली क्या है कि मुझे लगता है ये बेसिकली जो मैंने ये लिखा भी है पुनः मधुशाला, पूरा मैं समर्पित करता हूँ हरिवंश राय बच्चन ही को। मुझे लगता है कि वही मेरे जहन में थे, उन्होंने जो बच गया होगा उनका थोड़ा बहुत, तो उन्होंने इधर से निकाल दिया। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मधुशाला इतनी कमाल की किताब है और वो क्यों पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक लिखा था जो मुझे बहुत लगता है कि यार मुझे कहना बनता है कि हरिवंश राय बच्चन को क्यों पढ़ना चाहिए। तो जिन पीने वालों ने न पी हो कभी यदि बच्चन हाला, जिन जलने वालों में न जली हो कभी यदि बच्चन ज्वाला, कभी कोई पाया न पीकर कभी यदि बच्चन प्याला, एक बार आ जाओ मदगण छूट न सकेगी मधुशाला। क्या बात है सर। तो ये असर रहा मेरा हरिवंश राय बच्चन का, मधुशाला का। और असर अभी मेरे पे भी ये हो रहा है कि पॉडकास्ट के बाद हम भी मधुशाला ही चलते हैं सर। मैं उतना पीता नहीं हूँ सर जी, वो तो बस वोदका थी तो पी लिया। सर देखिए, ये आपका सुनकर मेरे अंदर भी कुछ 4 लाइनें आ रही हैं, पर वो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। वो पीने के आप बाद चलिए मैं आपको वापस सुनाता हूँ, वो सुनने के बाद आप डेफिनेटली आपका मन करेगा। बाकी सर एक लास्ट में एक ये बात जरूर बताइए कि सक्सेस के बावजूद स्ट्रगल का कोई एक ऐसा हिस्सा है जहन में जो आज भी बसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा? मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, कई बार सवाल तो समझ में आ गया पर हाँ आप और सिंपल कर दीजिए, हो सकता है वहीं से पकड़ के मैं कुछ। कई बार क्या होता है, कभी किसी को कुछ सुनाया था, किसी का कुछ रिजेक्शन मिला, किसी ने कोई बहुत इंसल्ट कर दी, कभी किसी ने कहा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, मुझे लगता था कि हाँ मैं कर लूँगा अपने लाइफ में, लेकिन ये सब बातें कई बार मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, आपको निराशा हाथ लगती रहती है। तो आज जब सक्सेस मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ एक बातें रह जाती हैं। तो क्या आज भी आपको ऐसी कोई बातें सताती हैं, या आपको लगता है कि अगर आ रही हैं तो मैंने ऐसे हैंडल किया और आप भी ऐसे हैंडल कर सकते हो? मतलब कुछ एक इंसिडेंट हुए थे, बट मुझे नहीं लगता कि उनका जिक्र करना मेरे लिए ज़रूरी है। हुए हैं, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें तो हुई हैं कि किसी काम के पैसे नहीं मिले, तो इस तरह की चीज़ें। बट पता नहीं, हो सकता है उनको काम पसंद नहीं आया होगा, पर मेरी मेहनत लगी थी बहुत ज़्यादा, तो ये भी हुआ। फिर कुछ मुझे ऐसे अच्छे लोग भी मिले कि जिन्होंने काम के अच्छे पैसे दिए, तो वो बैलेंस हो गया। मुझे फिर समझ में आ गया कि यार ऐसे ही चलता है। और दूसरा क्या है कि हर तरह के लोग होंगे, वो जीवन में भी आपको वैसे ही मिलते हैं। बट स्ट्रगल का एक चीज़ की, मतलब जब हो रहा होता है तो थोड़ा पैसे की तंगी तो लगातार खलती है, मतलब वैसा है। और घर से आप मांगना नहीं चाहते, तो और वो थोड़ा लंबे समय तक चल जाए तो फिर वो, और उन दिनों में जब डराना लगता है। और उन दिनों में जब सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल होता है, हाँ, तब आप अपने अंदर की इस क्रिएटिविटी को कैसे जिंदा रखते हो?
नहीं सर, उस समय तो फिर ये था कि मतलब बहुत मुश्किल होता है वो क्रिएटिविटी जिंदा करना, मतलब वो क्योंकि मुंबई में मतलब मुंबई कमाल का शहर है ना, तो मे बी थोड़ा समय लगता है, बट आप अपनी जगह बना लेते हो मुंबई में। और मुंबई तो अब घर जैसा ही है हमारे लिए। आप ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी तो कहीं मतलब आप टेंशन में आप दिमाग चलता है, मतलब आप यहाँ पे सर्वाइवल ढूंढते रहते हो कि मतलब यार बस अभी इस महीने का निकल जाए, इस महीने का निकल जाए, इस महीने का निकल जाए, ऐसा वाला। और जब थोड़ी सिचुएशन जब ठीक होती है तो फिर थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आती है, मतलब या फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि थोड़ा स्ट्रगल करके आप कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, कुछ गाने लिख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हालांकि टीवीएफ आने से पहले मैं थोड़ी ठीक स्थिति में आ चुका था। टीवीएफ में जब आया तो यही था कि केवल अपने आप को टेस्ट करना था, तो वो मेरा बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन फिर टीवीएफ में मज़ा आने लगा मुझे। इन रिसेंट टाइम आपको कोई बढ़िया शोज लगे हों टीवीएफ के बाहर के, इंडियन शोज में खासकर, अदरवाइज बाहर के भी आप बता सकते हैं? एक तो सर आजकल थोड़ा सा रिसेंटली तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट मैं कुछ शोज़ जैसे कि मेरा एक बहुत फेवरेट शो है किम कन्वीनियंस, आपने देखा है? मैंने बिल्कुल देखा है, मैंने ना काफ़ी नाम सुन रखा है। कोरियन शो है ये? नहीं सर, ये कनेडियन शो है। अच्छा, ये कैनेडियन शो है, कोरियन फैमिली का? कोरियन फैमिली के बारे में। अच्छा, उसमें जनरल स्टोर चलाते हैं वो लोग? हाँ, आई थिंक कनेडियन शो है, हाँ कनेडियन ही है। तो हाँ वो बहुत मतलब रिसेंटली वो मैं वैसा रोज़ देखने वाला हूँ, वैसा हूँ, कभी भी लगा के उसको देख लेता हूँ, तो वैसा है। आपने एक और भी शो देख रखा है, होम टाउन चाचा? हाँ हाँ, मतलब वो किम कन्वीनियंस से तो मतलब अच्छा शो है वो बहुत अच्छा शो है, बट किम कन्वीनियंस की अपनी जगह है। मतलब किम कन्वीनियंस मेरे लिए फ्रेंड्स, जिन लोगों के लिए फ्रेंड्स वो स्टेटस रखता होगा, मेरे लिए किम कन्वीनियंस रखता है कि मतलब वो इतना अद्भुत शो है। मैं उसको कहीं से भी कैसे भी लगा, मुझे पता भी क्या डायलॉग बोलेगा, लेकिन फिर भी उनको देखने मज़ा आ रहा होता है मुझे, तो वैसा है। और बाकी सर हम एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, बट अभी याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। मैंने अभी कुछ तो बहुत अच्छी फिल्म देखी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म देखी थी। क्योंकि दिन भर हम कहानियों और इन सब चीज़ों में इतना गुथे रहते हैं, तो सब मिक्स। एक तो मैंने होमबाउंड देखी थी पिछले दिनों, धुरंधर देखी है थिएटर में ही, और इनसाइड ल्यूइन डेविस। ये क्या है? ये कोहेन ब्रदर्स की फिल्म है। हाँ, वो आप देखिए सर, मतलब वो मैंने अभी, हालांकि मैंने बहुत पहले भी देखी थी, अभी रिसेंटली वापस से देखी, और अद्भुत फिल्म है। मतलब बहुत ही कमाल की फिल्म है। आप प्लीज़, आपको मौका मिले तो देखिए। जी जरूर म्यूजिकल सर, फिल्म है, एक म्यूजिशियन के का स्ट्रगल है उसमें, और वो कितना खूबसूरती से दिखाया है, वो बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल। बढ़िया सर। दीपेश, थैंक यू सो मच आपका, आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी अपनी अमेजिंग जर्नी के बारे में हमें बताया। थैंक यू। और उम्मीद है कि हम जल्दी फिर मिलेंगे, शायद सुबह 7:30 बजे, वो हम एक बार मैसेज कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम दीपेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए टू द कमेंट सेक्शन।